चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया में फिर से विवाद बढ़ गया है। इसके अलावा वेनेजुएला में राष्ट्रपति के आवास पर हमला या यूं कहें फिर से फायरिंग होने की खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर खोलने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुरुआत करते हैं थाईलैंड और कंबोडिया से। थाईलैंड और कंबोडिया में दोनों देशों के बीच में जो शांति समझौता था उसको तोड़ने का आरोप थाईलैंड ने कंबोडिया पे लगाया है। वहीं कंबोडिया का कहना है कि जो घटना हुई वो एक कूड़े में आग लगने से हुई। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने शांति समझौते को तोड़ा और उस कार्रवाई में उसके सैनिक जख्मी हुए हैं। वहीं कंबोडिया ने कहा कि जो घटना हुई वो एक कूड़े में आग लगने की वजह से हुई। सब पिछले कई दिनों से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो है एक विवाद चल रहा था। वहाँ पे जो टेरिटरी है उसको लेकर में हो रहा था और दोनों देशों के बीच में जंग जैसी स्थिति बन गई, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि मेरे कहने की वजह से शांत कराया। हालांकि उनके बयान का दोनों देशों ने खंडन किया, लेकिन अब फिर से शांति समझौता, पिछले 10 दिनों से शांति बनी हुई थी, फिर से दोनों देशों के बीच में विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एमराल्ड ट्रायंगल का इलाका है जहाँ पे उस रीजन में ये एक्सप्लोजन की खबर आई है। फिलहाल दोनों देशों में आरोप प्रत्यारोप की चीजें हैं। एक देश कह रहा है कि ये हमला है, दूसरा देश कह रहा है कि ये एक कूड़े में आग लगी है उससे हुआ है। कंबोडिया ने कहा है कि उसके 2 सैनिक घायल हो चुके हैं इस पूरे उसमें। अब ये 10 दिनों से शांति चल रही थी। इसके पहले हमने देखा तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें आई और कई तस्वीरें थी जो हमारे लिए भी दुखदाई थी। वो तस्वीरें नहीं देखने को मिलती शायद तो अच्छा होता, लेकिन दिखी। और जो हालात वहाँ के बॉर्डर पर बने, जिस तरीके की बमबारी हुई, जिस तरीके के हालात हुए, जिस तरीके से एक दूसरे के खून के प्यासे ये दोनों देश हुए, 2025 वैसे भी बहुत अच्छा नहीं गुजरा है पूरी दुनिया के नज़रिए से देखे, जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया तक की लड़ाई लोगों ने देखी सुनी, किस तरीके से ये दोनों देश लड़ते हैं। उसके बाद फिर 2026 की शुरुआत में होता है वेनेजुएला पर अटैक होता है। उसके बाद थाईलैंड फिर से ये चीज़, ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये एग्रेशन फिर से देखने को मिलता है। अब आप धीरे धीरे देखते हैं इस चीज़ में क्या होता है, दोनों देश इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली अभी बात है। फिलहाल इसमें जो अभी तक जानकारी है उसके अनुसार थाईलैंड के भी सैनिक घायल हुए हैं और कंबोडिया के भी 2 सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि जो थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने जो शांति समझौता चल रहा था उसको तोड़ा है, कंबोडिया ने इस बात से इनकार किया है। फिलहाल दोनों देशों में बातचीत की भी उम्मीद लग रही है। दूसरी खबर की ओर चलते हैं तो डेल्सी रोड्रिगेज, ये निकोलस मादुरो की वाइस प्रेसिडेंट थी। इनको सौन कराया गया है, इनको शपथ दिलाई गई है वेनेजुएला के नए इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर। इनको मादुरो के बेटे ने सपोर्ट किया है। इनको वहाँ के जो कांग्रेसमैन थे, जो सांसद थे, अगर पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने सपोर्ट किया है। इनको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है। इन्होंने बोला है कि ये हम अपने देश के जो हमारे हीरोज हैं वो जब दुश्मन के कब्जे में हैं तो इस देश को चलाने के लिए मैं ये जिम्मेदारी ले रही हूँ। अभी देखना ज़रूरी है कि ये किस तरीके से रोड्रिगेज के साथ यूएस अपना तालमेल बिठाता है, क्योंकि रोड्रिगेज लगातार यूएस के खिलाफ बयानबाजियां कर रही हैं। ट्रंप ने भी एक बार बोला था, यूएस गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर रोड्रिगेज हमारी बात नहीं मानती हैं तो उनका भी वही हाल होगा जो मादुरो का हुआ, उनकी पत्नी का हुआ है। फिलहाल इसमें पूरी चीजों में क्या समझ में आता है राम की? 2 पहलू है सर। एक सबसे पहली बड़ी बात यह हुई कि जिस तरह से निकोलस मादुरो को वहां से उठा लिया गया, न्यूयॉर्क के कोर्ट में उनका केस दर्ज चल रहा है, उन पे कई तरह के आरोप लगे। उसके बाद एक इंटरिम प्रेसिडेंट वहां बनाई जाती हैं और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वो जो यूएस की नीतियां हैं उसको वेनेजुएला में लागू करेंगी। वो जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएला में जाना चाहती थी और जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप ऑयल का व्यापार करना चाहते थे वेनेजुएला के, उस तरह का व्यापार करने में ये मदद करेंगे। लेकिन आपने जो बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल को लेके जो बातचीत की है, एक वीडियो सुनवाते हैं इन लोगों को जो गौरव सर ने बात की है आज के द चाणक्य डायलॉग्स में, कि कैसे ट्रंप ने ऑयल कंपनीज के जो ओनर्स थे उनको बता दिया था कि मैं वेनेजुएला पे अटैक करने वाला हूँ, तमाम चीजों के बारे में बता दिया था। ट्रंप ने अपने कांग्रेसमैन को नहीं बताया। सुनिए ये वीडियो आप। मैंने बोला था ना, ये कह रहा है कि अमेरिका के सिस्टम पे मुझे भरोसा नहीं है। बिलांद भर का वेनेजुएला, बिलांद भर का, उस ऑपरेशन पे इसको कांग्रेस का भरोसा नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले, जब वो इराक गए, अफगानिस्तान गए, लीबिया गए, सीरिया गए, जहां मर्जी, कोरिया गए, वियतनाम गए, उन्होंने सबने बताया था
जो दशकों तक लड़ाई चली थी, भाई ने नहीं बताया, कहता है कांग्रेस में गद्दार हैं। ये देखिए, टेंडेंसी टू लीक। कह रहा मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम आगे मेरी सीक्रेट आउट कर दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन जो अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोस्तों सुनिए ध्यान से, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहां होते हैं, जो माननीय सांसद होते हैं, जो कि देश को चलाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, उन लेवल के लोगों को अमेरिका के अंदर भाई ने बताया नहीं। भाई ने किसको बताया? ऑयल कंपनीज को। यानी कि ऑयल कंपनीज के ऊपर ट्रंप भरोसा करता है, लेकिन खुद की कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं करता। सुना आपने, ट्रंप ने बोला कि हम मुझे अपने देश के कांग्रेसमैन पे भरोसा नहीं है, ये लोग सीक्रेट्स लीक कर देते हैं। फिलहाल आपने तो पूरी बातचीत सुन ली, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज में। डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बयान आजकल बहुत ही सीरियस लिए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने वेनेजुएला को लेकर भी ये बयान दिया कि अगर इन्होंने भी उस तरह से काम नहीं किया जैसे यूएस चाहता है, तो इन पर भी, जैसा कि आपने बताया, शायद उससे भी बदतर की कार्रवाई हो। हालांकि रोड्रिगेज ने जो बयान दिया है वो लग रहा है कि वो ट्रंप से अलाइन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आर पीपल्स एंड रीजन डिजर्व पीस एंड डायलॉग, नॉट वॉर। दैट हैज ऑलवेज बीन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो's conviction and it is that of all Venezuela at this moment. This is the Venezuela I believe and to which I have dedicated my life. My dream is for Venezuela to become a great power where all these decent Venezuelans can come together. Venezuela has the right to peace, development, sovereignty and a future. बेसिकली वो कह रही हैं कि मुझे ये बयान पढ़ के, बेसिकली जब मैंने ये बयान पढ़ा तो मुझे लगा कि दोनों पक्षों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, दोनों पक्षों को संभालने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप को भी बोला जाए कि देखिए, हमको पता है कि आपको पीस चाहिए, हमको पता है कि आप चाहते हैं। वेनेजुएला के लोगों को भी कह रही, देखिए हमको पता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, सॉवरेंटी चाहते हैं ना, मिल जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसके मुझे तेल देना पड़ेगा, तो अमेरिका के हिसाब की सॉवरेंटी हमें अमेरिका दे देगा। लेकिन इसमें एक बात और देखने को आ रही है, वो ये आ रही है कि जिस तरह से इनके इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के बाद कई जानकारों का मानना है कि अमेरिका जिस तरह की नीतियां वेनेजुएला में चाहता था अपने लिए, वो नीतियां शायद अब लागू होनी शुरू हो जाएं। और ऑयल कंपनीज का सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा था, उसका ऑयल कंपनीज का गोल्ड के जो मिनरल खदान है उस पे, और सबसे महत्वपूर्ण बात रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर जो अमेरिका डिपेंडेंट है चाइनीज पर, उसको लेकर एक ऑप्शन वेनेजुएला में ढूंढा जा रहा था कि वेनेजुएला के पास भी रेयर अर्थ मटेरियल की अच्छी संख्या है। तो उन सभी मुद्दों पर अब शायद वेनेजुएला में कार्रवाई होनी शुरू। अभी राव ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी इस वीडियो की, जब हम वेनेजुएला की बात पे आए थे, कि ट्रंप की बातों को सीरियस लोग लेते नहीं है, लेकिन अब बहुत सीरियस लिया जा रहा है। इसका असर क्या हुआ है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, यहां पे क्या हुआ है कि कैलकुलेशन गड़बड़ा गए थोड़े से। ये खमेनेई है, आप जानते हैं, ईरान का सुप्रीम लीडर खमेनेई। नो लॉन्गर एन एम्प्टी थ्रेट, व्हाई ईरान नाउ बिलीव्स ट्रम्प्स थ्रेट्स आर रियल। अभी तक सब ये बोलते थे, ये आदमी यार बड़बोला है, ये बड़बोला है, डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा करेगा कुछ नहीं। ईरान भी यही समझता था। आज की तारीख में ईरानियों का गला सूख गया दोस्तों, जो ईरान की लीडरशिप है उनका गला सूख गया। देखा, ईरान सीरियसली ले रहा है, ईरान सीरियसली ले रहा है, ईरान की जो क्लर्जी है वो सीरियसली ले रही है। खैर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के घर पर हमला भी हुआ है। हाँ, जिस वक्त ये इंटरिम प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद इस तरह की खबरें आई कि जो राष्ट्रपति का निवास है वहां पर फायरिंग हुई, ड्रोन से फायर होने की खबर है। लेकिन इसको व्हाइट हाउस ने नकारा। उन्होंने कहा कि इसमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि इस तरह के कई अलग अलग खबरें आ रही थी कि उस वेनेजुएला के जब राष्ट्रपति निवास पर हमला हुआ है, लेकिन अभी इसको व्हाइट हाउस ने खारिज किया है। लेकिन इस बात की खबरें आ रही हैं कि वहां पर गोलीबारी। हाँ, ये कुछ लोगों ने बोला कि जो पार्लियामेंट, जो पैरामिलिट्री फोर्स है और जो वेनेजुएला की नेशनल गार्ड्स हैं, उनके बीच में कुछ कंफ्यूजन थी, शायद इसलिए भी ये फायरिंग हो गई। तमाम चीज़ों की हैं कि ये वेनेजुएला के अंदर ही कंफ्यूजन की वजह से हो गया। जब यूएस के जेट्स उड़ रहे थे तो उनको कंफ्यूजन नहीं हुई, वो क्लैरिटी थी कि यूएस मार रहा है, इसलिए चुपचाप पिट लेते हैं। जब अपने देश के ड्रोन निगरानी के लिए उड़े होंगे तो उनको लगा ओह, अब असली दुश्मन आ चुका। नहीं, इनको शक हुआ होगा कि शायद अमेरिका ने फिर से कोई कार्रवाई की है। खैर, मादुरो को लेके कहा गया है कि मचाडो को लेके, जो वेनेजुएला की, माफ कीजिएगा, मचाडो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नोबल लॉटरेट, जिनको हाल ही में नोबल पुरस्कार से के खिताब से नवाजा गया है, और वो
कहा माना जा रहा था कि ट्रंप उनको वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा करने से मना कर दिया है। दरअसल इसमें ये पहलू देखा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने नोबेल पीस प्राइज को एक्सेप्ट किया, उसके बाद से वो डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक से हट गई, राष्ट्रपति के जो पोजीशन थी उसके गुड बुक से वो हट गई, शायद इसीलिए वो राष्ट्रपति नहीं बनी। अखबारों का कहना है कि वो अगर प्राइज लेने से मना कर देती तो शायद प्राइज जो है डोनाल्ड ट्रंप, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा है। हालांकि एक जब उनको प्राइज मिला तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इसको डेडिकेट भी किया था, लेकिन फिर भी चूंकि उन्हें नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो एक प्रेसिडेंट बनने की कगार में शायद वो पीछे रह गए। व्हाइट हाउस के कई इनसाइडर्स ने जो उनका नाम नहीं छापा, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने बोला कि ट्रंप को लगता है कि अगर वो ये नोबेल पीस प्राइज लेने से मना कर देती और कहती कि इसके असली हकदार तो डोनाल्ड ट्रंप है, तो हो सकता है कि वो इस बात के लिए सोच सकते थे डोनाल्ड ट्रंप की मचाडो को प्रेसिडेंट बनाया जाए वेनेजुएला का। और डोनाल्ड ट्रंप की ईगो की बात है, सबसे बड़ी चीज ईगो की बात है कि उनकी ईगो पे लग गई है कि इस लेडी को अगर नोबेल पीस प्राइज मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि तमाम बातें की कि नहीं उनका वेनेजुएला में विरोध हो रहा है, वो वेनेजुएला में उतनी पॉपुलर लीडर नहीं है, ऐसा है वैसा है। बट जब व्हाइट हाउस के इनसाइडर्स से कई रिपोर्टर्स ने बातचीत की, उन्होंने समझने की कोशिश की कि मचाडो के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक तरीके से मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला पे असली कंट्रोल यूएस का है, तो मचाडो के नाम का नाम क्यों नहीं आया, मचाडो को क्यों नहीं बताया गया कि वो दरअसल सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि उनका नाम राष्ट्रपति के रूप में आएगा, लेकिन उनका नाम नहीं आया। इंटरिम राष्ट्रपति, इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्हीं को बनाया गया है। तो ये सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर उनका नाम क्यों नहीं आया, तब जाकर ये तथ्य सामने आए हैं। एक व्हाइट हाउस के इनसाइडर का स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के एग्जैक्टली सुनाता हूँ। इफ शी हैड टर्न्ड इट डाउन एंड सेड आई कांट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स डोनाल्ड ट्रम्प्स, शी वुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला टुडे। मतलब अगर वो कह देती कि इस इनाम की हकदार, इस इनाम के असली हकदार तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, तो वो आराम से वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन सकती थी। ये एक पहलू है जिस पे लेकर अब बात व्हाइट हाउस के कई इनसाइडर्स ने कहा है और वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर किया, तो हम इस चीज को कुछ हद तक ऑथेंटिक मान सकते हैं और ये सच्चाई हो भी सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से हमने डेस्परेट देखा नोबेल पीस प्राइज के लिए, वो पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि जब मुझे पीस की प्राइज नहीं मिल रही है तो मैं इस दुनिया की पीस को भंग कर दूंगा। हाँ, ये भी मैं भी कहने वाला था। एक मजाकिया बात ये है कि चूंकि उन्हें पीस प्राइज नहीं मिला, अब वेनेजुएला पे हमला, कोलंबिया को धमकी, क्यूबा को धमकी, लैटिन अमेरिका के 4 देशों को धमकी, इसके अलावा और भी कई देशों को, ईरान को बोल दिया है कि लॉक्ड एंड लोडेड, और उसको ईरान सीरियस ले रहा। हमने आपको सुना है मेजर गौरव की बातचीत की, उन्होंने क्या बताया उसके बारे में। इसके अलावा तो चूंकि उन्हें ये एक मजाकिया बात है, लेकिन इस पहलू को भी देखा जा रहा है कि उन्हें नहीं मिला। When you don't give a peace prize to a peace president, then he wants to break the peace of the world order. So अब उनको लग रहा है कि ठीक है, हम अब शांति की, हालांकि यूक्रेन की शांति की बात भी ट्रंप ने कम कर दी है। ट्रंप को लग रहा है कि जब मुझे पीस प्राइज नहीं मिला तो मैं पीस की बात क्यों करूं, मैं पीस करना चाहूंगा, और वो उसी पीस करने के मिशन पे निकल भी चुके हैं। शाह ऑफ ईरान की बात हो रही है ईरान में। कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो रशिया जा सकते हैं, बशार अल असद भाई, और दोनों दोस्त आड़ोसी पड़ोसी बन सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब ट्रंप को दुनिया कुछ हद तक सीरियस ले रही है कि ट्रंप कर सकता है कुछ ऐसा, ट्रंप एक्शन ले सकता है। फिलहाल इसके अलावा सबसे बड़ी खबर जो आपको जरूर जानना चाहिए वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगने वाली तोरखम बॉर्डर को खोलने के लिए अब पाकिस्तान में ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शन इतना बड़ा है कि दोनों देशों ने मिलकर एक काउंसिल का भी गठन किया है, जिसमें सबसे मजेदार बात और है, इसमें एक और तथ्य है, इसके बाद मैं आपको पूछूंगा भी। इसमें 13 लोग की मेंबरशिप बनी है, जिसमें 7 अफगान के हैं और 6 पाकिस्तान के हैं। यानी नंबर्स के मामले में यहाँ फिर पाकिस्तानी पिटते हुए दिखे। वाहिद एटमी ताकत, दुनिया की का एकमात्र वाहिद मुसलमान एटमी ताकत मुल्क, हम मुस्लिम उम्मा के रक्षक हैं अपने आप को मानता है, जो ये कहता है कि जहां भी मुसलमान है उनके लिए हमारी सेना खड़ी है, नंबर 1 फोर्स भी है।
नंबर 1 तो ISI है उनके, अच्छा, sorry। फौज नहीं है नंबर फौज 1, नहीं, गलती हो नंबर 1 ISI है। नंबर 1 ISI जिनके पास है दुनिया की, जिसको ये नहीं पता चलता कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान कब आके उनको ठोक के चला जाता है। BLA के लोग कब जाफर एक्सप्रेस को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लेते हैं और उसको जब मन तब ठोक देते हैं। इन सब के बावजूद वो अफगानों से गिड़गिड़ा रहे हैं, वो अफगानों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वो अफगानों से ये कह रहे हैं कि तुर्खम बॉर्डर खोल दो। हमारे यहाँ गोभी टमाटर के दाम गिर गए हैं, टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, हाँ। गोभी का दाम गिर गया है। इतना ही नहीं, जो व्यापार था, जब ये बॉर्डर्स बंद किए गए तब ये पाकिस्तानियों ने बहुत बढ़ चढ़ के बात कही कि इससे अफगानिस्तान को नुकसान होगा, हम अफगानों को एंट्री नहीं देंगे। हाँ, अफगानिस्तान त्राहिमाम करेगा। लेकिन जब बॉर्डर्स बंद हुए, आज की हकीकत यह है कि पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ये बॉर्डर्स खोल दिए जाएं ताकि जो व्यापार का उनका नुकसान हो रहा है उसे पूरा किया जाए। और मैं फिर एक बात कहूंगा कि जो 13 मेंबर की काउंसिल बनी है उसमें भी 7 जो है अफगानिस्तान रहेंगे। यानी जो डिसीजंस होंगे, आप नंबर्स वाइज भी देखेंगे तो अभी भी वो पाला जो है अफगानियों के हाथ में ही है। अफगानों के हाथ में वो पाला रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑर्डर, वहाँ पे आप एक मिलिट्री डिक्टेटर के अंडर में काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको सब कुछ फौज के हिसाब से चलना है। तालिबान के आप फैसले देख लीजिए कुछ टाइम से, जिस तरीके से तालिबान इंडिया के साथ इंगेज कर रहा है, जिस तरीके से तालिबान के जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान आता है कि वो प्रवक्ता है तालिबान की सरकार के, और वो जिस तरीके के बयान देते हैं तो वो तालिबान की सरकार का स्टैंड है। वो समझ में आता है कि उनको समझ में आता है, तालिबान की जो सरकार है जो काबुल पे इस समय विराजमान है, उनको समझ में आता है कि हमारी जिम्मेदारी का अफगानिस्तान के लोगों के लिए है, हम अफगानों के लिए काम करना चाहते हैं। अगर उनके विदेश मंत्री भारत से बातचीत करते हैं या अपना ट्रेड की बात करते हैं भारत से, भारत मेडिकल असिस्टेंट देता है तो वो अफगानों के लिए देता है, तो वो पाकिस्तान को नहीं मतलब है। पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों के लिए कोई शहबाज शरीफ को उसका वहाँ लंदन में अपार्टमेंट है, आसिम मुनीर अमेरिका में अपना सेटल होने के लिए तैयारी कर रहा है। करीब 23,000 या 33,000 ऐसे पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं सीनियर जूनियर लेवल पे, जो जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, उनके पास दूसरे देश के भी पासपोर्ट है। तो पाकिस्तान में जो टॉप अशराफिया है, जो टॉप लोग हैं, उनको आम पाकिस्तानी से नहीं मतलब है। वो मदरसे में पढ़ेंगे, वो चाहे जो करें, उनको उनसे कोई लेना एक ना लेना दो। अफगानों को समझ में आ रहा है, तालिबान की जो सरकार है उनको समझ में आ रहा है कि हमें हमारा जो काम है वो अफगान लोगों के लिए करना है, हम अफगान लोगों के लिए काम करने के लिए सरकार सत्ता पर विराजमान है। उनके फैसले हो सकते हैं, वो कितने भी अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से हार्श फैसले लें, तमाम चीज़ें लें, लेकिन एक चीज़ है कि उनको एक चीज़ समझ है कि हमारी जिम्मेदारी अफगानों के प्रति है। इसके अलावा ये जिम्मेदारी जो है अफगान के जो तालिबान जो वहाँ गवर्नमेंट रूल कर रही है उन्होंने तो लिया ही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अफगानियों ने नहीं कहा कि ये बॉर्डर खोलो ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये बॉर्डर खोलो, पूरा हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है। मैं एक लाइन बोल दे रहा हूं, हद तक जा रहे हैं कि मैं एक लाइन बोल देता हूं, अगर ये बॉर्डर खुलता है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे यही चिल्लाएंगे कि अफगानों ने गिड़गिड़ाया, अफगानों ने कहा कि अफगान तालिबान आके बोला, वो पाकिस्तानी चिल्लाने वाले हैं। वो चिल्लाएं, ठीक है, वो उनका कॉल है, वो जितना चाहे तथ्यों को अलग रूप में रखें, लेकिन जो अभी तक की खबर है उसमें यही है कि 13 मेंबर की एक काउंसिल कमेटी बनी है जो कि इस पर बात करेगी, और उसमें भी 7 जो हैं अफगानी हैं, और इसकी बॉर्डर्स को खोलने की अपील पाकिस्तानियों ने ही की है, क्योंकि पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, जब आर्टिकल 370 को 35A को हटाया गया, उसको एब्रोगेट किया गया, तो इमरान खान ने तुरंत कहा कि हम इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहते, बंद हो गई वो ट्रेड। उसके बाद इमरान खान की सरकार जाते ही जब पाकिस्तान को पसीने छूटने लगे तो पाकिस्तान लगातार मैसेजिंग करा, अरे हमसे बात कर लीजिए, एक बार बात तो कर लीजिए, एक बार ट्रेड की बात कर लीजिए। तो पाकिस्तान भूखे मर रहा है, उसको पता है कि एक तरफ से भारत से ट्रेड तो बंद हो चुकी है, दूसरी तरफ बचा अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान से ही बंद हो गया तो हम वो जो कच्ची गोभी है वो चबा चबा के हम जीवन नहीं गुजार सकते। रण क्षेत्र में आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।